नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। इतिहास विषय का टेस्ट सीरीज है यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। आइए मित्रों, पूरी अच्छे तरीके से देखते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। मित्रों, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यूपीएससी 51 जीके कंप्लीट कोर्स एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स 999 रुपया। और जो इतिहास विषय की तैयारी करना चाहते हैं उनका जो प्राइस है वो है 1499 रुपया। 1499 रुपये में आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह क्या है? लोथल, यहाँ पर शायद ऑप्शन कट गया है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता? तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करते हैं और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के जो पहले अवशेष प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सैंधव स्थलों में जो मुहर प्राप्त हुई है उसमें किस पशु का सबसे ज़्यादा चित्रांकन है? क्या शेर का है या फिर घोड़ा का है या फिर बैल का है या फिर हाथी का है? हाँ, बैल का है, बिल्कुल। व्याख्या देख लीजिएगा। कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी पशु का भी चित्र भी मिलता है। एक श्रृंगी पशु मतलब क्या? एक ऐसा बैल जिसके एक ही सिंग है। तो ऐसा एक सिंग वाले बैल का मोहरों पर क्या है? चित्र मिला है। एक सिंग वाला बैल होता है क्या? होता तो नहीं है, लेकिन एक सिंग वाले बैल का चित्रांकन मिला है। ठीक है, तो इससे क्या अर्थ निकाला जाता है? मोहर पर एक सिंग वाला बैल है, इसका मतलब पशु पूजा की ओर संकेत करता है कि पशुओं की पूजा होती थी। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए या फिर अपने कृषि कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो सैंधव सभ्यता में बहुत सारे नगर थे, लेकिन 6 बड़े नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए। एक मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, गढ़वारी गला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल जो है यह आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में। व्याख्या देख लीजिएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और यह कहाँ है? गुजरात के भाल क्षेत्र में है। गुजरात के अहमदाबाद में है। भाल लिखा है, गुजरात के अहमदाबाद में ये है और लगभग यह 2400 वर्ष ईसा पूर्व वर्ष पुराना यह शहर है। ठीक है। प्रश्न 35 देखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है क्या है? हड़प्पा। तो देखिए व्याख्या देख लीजिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है।
वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की क्या हुई, खुदाई हुई। और आधुनिक यह हड़प्पा कहाँ है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह है। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। मतलब भारत में चांदी उपलब्ध था, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यह कहाँ से मिले, वैदिक संहिताओं से, चांदी की आहत मुद्राओं से, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, या हड़प्पा संस्कृति से। तो देखिए इन सभी से सबसे ज़्यादा पुरानी हड़प्पा संस्कृति है, और हड़प्पा संस्कृति में चांदी के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के पास एक हड़प्पा कालीन शहर है, नगर है, यह है कुड़ाल। तो कुड़ाल से क्या मिला है, चांदी का मुकुट मिला हुआ है। तो हड़प्पा काल के जो लोग थे वो चांदी से परिचित थे, चांदी का आयात कराते थे, उसे आभूषण बनाते थे, बर्तन बनाते थे। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने की अपेक्षा चांदी का क्या था, चांदी का प्रचलन सबसे ज़्यादा था। ठीक है। चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर से प्राप्त होता था। जावर की खान से क्या है, चांदी निकाला जाता था। जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी भी आयात किया जाता था। देखिए चांदी का जो आयात भी किया जाता था, अफगानिस्तान से और ईरान से चांदी मंगाई भी जाती थी। और भारत में देखा जाए तो भारत में राजस्थान के जावर के खान से भी चांदी प्राप्त किया जाता था। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये सही नहीं है। तो कौन सा कथन असत्य है, यही, लोग क्या है, लोग लोहे से परिचित थे। क्योंकि लोहे की खोज तो बहुत पहले बाद में हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के भी बाद में हुई। 800 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो होता है वो उत्तर वैदिक काल से होता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है लौह युग का कार्यकाल। प्रश्न 38 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी सीमा थी वो कौन सी थी, जम्मू कश्मीर का मांडा। सिंधु सभ्यता की जो सबसे दक्षिणी सीमा थी वो कौन सी थी, महाराष्ट्र का दायमाबाद। सिंधु सभ्यता की जो सबसे पूर्वी सीमा थी वो कौन सी थी, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा कौन थी, सुतकांगेडोर का, बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर। तो इससे आप लोग मिला सकते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला था। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया था। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक नदी चिनाव नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मांडा और दक्षिणी सीमा दायमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर एवं पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर तक थी। अच्छा, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के 2 बड़े शहर थे, एक मुंडीगाप, एक सुरतगोई। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा चिनाव के किनारे है, या फिर सतलज के किनारे है, या फिर रावी के किनारे, या फिर सिंधु के किनारे। मांडा जो है वह चिनाव नदी के किनारे है। व्याख्या देख लीजिएगा, मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल जो है वह है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है रोपड़, यह कहाँ है, पंजाब में है। और यह किस नदी के किनारे स्थित था, यह पूछा जा रहा है। तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित था रोपड़। व्याख्या देख लीजिएगा, रोपड़ को ही रूपनगर कहा गया है। ठीक है। तो रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है और सर्वप्रथम सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि रोपड़ को ही रूपनगर कहा जाता था, और यह जो रोपड़ है यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। यह इतिहास की टेस्ट सीरीज संख्या 4 था। ठीक है मित्रों, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।
और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीरियस हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं, जानकारी आप लोग को दे दी गई है। धन्यवाद।